अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम लोग मेरे बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास नस्ट के डे 8 के एमसीक्यूज, यानी कि वो तमाम एमसीक्यूज जो कि आपके पास आज के यानी कि 29 नवंबर के आपके पास टेस्ट पेपर्स में देखे गए नेट 1 के एग्जाम के अंदर फिजिक्स से रिलेटेड। तो देखो आपके पास जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे, आओ जरा देखते हैं कि किस नेचर के क्वेश्चंस थे, किस चैप्टर से शामिल थे ज्यादातर आपके पास। जैसे ये जो क्वेश्चन है, वन गॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी टेस्ला, कि एक गॉस जो वो कितने टेस्ला के बराबर है। ये जो आपके पास मेरे बेटे टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है आपके पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमेशा हम लोगों को याद रखनी है एक बात की, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपके पास बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिसको आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जा सकता है। इन दोनों को हमारे पास इन दोनों से मुराद इस एक चीज को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं, वो एसआई यूनिट होता है आपके पास टेस्ला। ठीक है, टेस्ला के अलावा आपके पास एक यूनिट गॉस भी यूज किया जाता है हमारे पास। अब सवाल यही हम लोगों से डिमांड कर रहा है कि आप ये बताइए कि गॉस और टेस्ला का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो बेटा, आपस में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से याद रखिएगा कि 1 टेस्ला जो होता है ये बराबर होता है 10,000 गॉस के। ठीक है, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है हमारे पास? 10,000 गॉस के, जिसको अगर मैं आपके पास लिखना चाहूं तो 1 टेस्ला किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर 4 गॉस के। डन हो गया सर। तो मुझे तो सर गॉस से टेस्ला में जाना है ना, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और +4 से क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी, जिसका मतलब 1 गॉस किसके बराबर आ जाएगा? 1 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला के। तो है कोई ऑप्शन हमारे पास सर? 10 के बराबर नहीं है, 0.1 भी नहीं है, 0.01 भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी। आओ देखते हैं और क्या दिया नस्ट वालों ने आज हम लोगों को, और किस चैप्टर से हमारे पास सवाल आया। कह रहे, व्हेन अ पर्सन सीज रेड लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, इट मींस अगर एक बंदे को डिस्टेंट स्टार से, अपने से दूर मौजूद एक सितारे से रेड लाइट निकलती हुई नजर आ रही है, तो उसका मतलब क्या है समझना। देखो बेटा, आपके पास एक होता है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट हमें क्या सिखाता है कि अगर आपके पास किसी भी वेव की कोई सोर्स है, ठीक है, किसी भी वेव की कोई सोर्स है और उसके सामने कोई उसका रिसीवर है आपके पास मौजूद, ठीक है, तो अगर वो सोर्स आपके पास अपने अंदर से क्या कर रही है, वो अपने अंदर से हमारे पास वेव्स इमिट कर रही है और वो वेव्स कुछ इस तरह से जा रही हैं, तो अगर ये सोर्स आपके पास रिसीवर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, अगर ये सोर्स रिसीवर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, तो इनके दरमियान ये जो वेवलेंथ है आपके पास, या रिसीवर जो वेवलेंथ परसीव कर रहा है, वो वेवलेंथ होना शुरू हो जाएगी हमारे पास कंप्रेस। सिमिलरली अगर ये सोर्स हमारे पास रिसीवर से दूर जाना शुरू हो जाएगी, तो दूर जाते वक्त क्या होगा आपके पास, कि वही वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर कोई सोर्स हमारे करीब आ रही होती है तो वेवलेंथ आपके पास कंप्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, और कोई अगर सोर्स ऑफ वेव हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? स्ट्रेच। दिस इज सिंपली डोपलर इफेक्ट। अब अगर मेरे पास कोई सितारा मुझसे दूर जा रहा है तो उससे निकलने वाली लाइट की वेव जो होंगी वो स्ट्रेच होने लग जाएंगी, और कोई सितारा अगर मेरे करीब आ रहा है तो उससे निकलने वाली लाइट वेव्स क्या होने लग जाएंगी? आपके पास कंप्रेस होने लग जाएंगी। तो अगर तो लाइट वेव्स स्ट्रेच हो रही है, इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। लाइट वेव्स स्ट्रेच हो रही है, सोर्स दूर जा रही है, इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर हम लोग अपने विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें, तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर मेरे बेटे आपके पास जो कलर्स आते हैं, दे आर विबग्योर, जिसमें वॉयलेट जो है, वॉयलेट आपके पास सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है, जबकि रेड जो वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है। तो अगर तो मुझे रेड लाइट नजर आ रही है किसी डिस्टेंट स्टार से, तो रेड लाइट का मतलब मुझे बड़ी वेवलेंथ नजर आ रही है, स्ट्रेच्ड वेवलेंथ नजर आ रही है, जिसका मतलब वो जो स्टार है वो मुझसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मेरे बेटे, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी लाइट सोर्सेज हमसे दूर जा रही होती हैं, तो वहां से हम लोग एक फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं जिसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। और यही रेड शिफ्ट आपके पास आगे जाके बिग बैंग थ्योरी का भी एक एविडेंस बनता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टार हमसे दूर जा रहा है। तो एक कह रहे स्टार इज अप्रोचिंग अर्थ, अप्रोच कर रहा है, मैं करीब आ रहा है, नहीं सर, स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो स्टार है आपके पास वो हमसे दूर जा रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, आओ देखते हैं नस ने और क्या दिया हम लोगों को आज। कह रहे, इफ द मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 2m, देन द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ बिकम्स। देखो अगर कोई चार्ज मेरे बेटे, फॉर एग्जांपल एक चार्ज है q जिसका मास है m, वो किसी स्पीड से मूव करता हुआ एंटर होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ है हमारे पास b, तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पे एक फोर्स लगाती है। सही हो गया सर।
अब ये सवाल कह रहे हैं कि जब फोर्स लगाएगी ये चार्ज बेंड हो जाएगा, तो जिस रेडियस पे ये चार्ज बेंड होता है उस रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास मेरे बेटे होता है mv sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी। सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है कि अगर मैं मास को डबल कर दूं तो रेडियस क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं भाई रेडियस छिड़ के r डैश हो जाएगा। मास को डबल कर दो, इसको कर दो अब m की जगह 2m, आगे तो कोई चीज नहीं छिड़ी, बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी हमारे पास 2mv sin थीटा ओवर क्यूबी। तो सर यहां से अगर हम देखें तो mv sin थीटा ओवर क्यूबी इज आवर ओरिजिनल रेडियस, तो हमारे पास इसका मतलब जो छिड़ा हुआ रेडियस है वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस के बराबर आ जाएगा, डबल हो जाएगा। ए कह रहा है 2r, तो बिल्कुल सही कह रहा है सर, ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा फिर करेक्ट ऑप्शन यहां पे। ठीक हो गया। ये भी देखो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से सवाल आया हुआ है। और ये चीज मैं आपको साथ साथ बताता चलूं मेरे बेटे कि एक मिथ है हमारे पास बहुत ज्यादा फैली हुई कि आपके पास नस्ट के नेट वन में सिर्फ फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नस्ट ने ये चीज डिक्लेयर की हुई अपनी वेबसाइट के ऊपर कि मेरे बेटा आप लोगों को पूरे इंटरमीडिएट कोर्स की तैयारी करनी है और वो भी ऑल अक्रॉस द बोर्ड्स, ताकि आप नस्ट के लिए प्रिपेयर कर सको अपने आप को। तो अगर नस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो सिर्फ ये गलती मत कर जाना कि फर्स्ट ईयर को फॉलो करते हुए चले जाओ अपने पास। और मजे की बात, काफी सारे बच्चे ये भी परेशान होते हैं बेटा कि भाई अगर ठीक है सर सिर्फ सेकंड ईयर को फॉलो करना है, तो सेकंड ईयर तो अभी तक हमने पूरी पढ़ी नहीं है, सेकंड ईयर तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और हमारे एप्टीट्यूड जहां जहां से हम लोग पढ़ते हैं वहां पे इतनी तैयारी करवाई नहीं गई कि हमारे पास हम लोग नेट वन दे सके। तो इस चीज का भी मेरे बेटे मैं बताता चलूं कि इस दफा हमारे पास हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपके पास इस तरह से हमारी पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नेट वन से पहले स्टूडेंट्स का नेट वन का जो कोर्स है कंप्लीट इंटरमीडिएट कोर्स वो कंप्लीट करवा दिया गया था। तो आपके पास वो तमाम बच्चे जिन्होंने आपके पास हमारे बैच से तैयारी करी, दे वर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट एंड फुली प्रिपेयर्ड फॉर नेट वन एज वेल, जिसकी वजह से हम लोग मेरे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह 166 तक का स्कोर अभी तक अचीव कर पाए और आगे भी रिजल्ट्स आते जाएंगे साथ साथ, तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दिए जाएंगे साथ साथ। एनीवेज आओ देखते हैं नस्ट ने और क्या दिया हम लोगों को आज। अगला सवाल जो नस्ट हमसे कह रहा है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर है कौन सा जो कि एनपीएन है। एनपीएन का मतलब ये कैसा ट्रांजिस्टर होगा जो इसमें पी टाइप जो है वो दो एन टाइप्स के बीच में सैंडविच हुई भी होगी। जो सैंडविच वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर की जबान में बेस, ये साइड हमारे पास कहलाती है एमिटर, ठीक है जी, और ये साइड हमारे पास कहलाती है कलेक्टर। अब सवाल क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो होता है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। साथ ही साथ मैंने अटैच करी एक इमेज जिसमें आप देख सकते हो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है जिसमें जो कन्वेंशनल करंट है ये बाहर की तरफ जा रहा है, और आपके पास ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है जिसमें आपके पास जो कन्वेंशनल करंट है वो टुवर्ड्स द बेस आ रहा होता है। तो यही इन लोगों की डिफरेंशिएशन भी है। सिंबल्स को देख के हम पहचान भी सकते हैं कि एनपीएन कौन सा होगा और पीएनपी कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन दी हुई ना मेरे बेटे बाहर जाने वाली, ये एक्चुअली कन्वेंशनल करंट की है। ये किसकी होती है हमारे पास? कन्वेंशनल करंट की। सवाल क्या पूछ रहा है कि बताओ ये जो आउटवर्ड एरो है ये किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो को? नहीं सर। होल फ्लो को? नहीं सर। ये शो कर रहा है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। ठीक हो गया। आओ देखते हैं और क्या दिया भाई नस्ट वालों ने आज के दिन हम लोगों को। अच्छा जी, तो 29 नवंबर के नेट वन के पेपर में भाई ये इतना आसान सवाल भी एक देखा गया। कह रहे हैं अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाए हमारे पास? 1 निकल के आ जाए। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 निकल के आ जाए, ऐसे वेक्टर को मेरे बेटे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है सर? फिर जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो भैया उसका काम होता है डायरेक्शन बताना कि आपके पास किसी भी बॉडी की डायरेक्शन किस जानिब है या किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन किस जानिब है, तो वो बताता है हम लोगों को यूनिट वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है हमेशा आपके पास? 1। तो नल तो सर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आओ आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। अगले सवाल में कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड द प्लेट एरिया ऑफ द कैपेसिटर बोथ हाफ्ड। आपके पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर एग्जांपल, इन दोनों में क्या हो रहा है? प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, प्लेट्स का एरिया कितना है? a है। कह रहे हैं कि डिस्टेंस को भी आधा कर दिया, ठीक है जी, और एरिया को भी आधा कर दिया। अब जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो d/2 है और एरिया भी कितना हो चुका है? a/2 हो चुका है आपके पास, ठीक है। अब पूछ रहे हैं बताओ इनकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इस केस में सर इनकी कैपेसिटेंस होती है C is equal to A
एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, जिसमें ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस केस में हो जाएगी सर सी डैश विच विल बी इक्वल टू ए, एरिया कितना हो गया सर पहले के मुकाबले में आधा, एप्सिलॉन नॉट वहीं का वहीं रहा, कांस्टेंट है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिस्टेंस भी कितना हो गया हमारे पास, मजे की बात आधा। ये 2 ने 2 को काट दिया, बचा गया सर ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी विच वाज एक्चुअली इक्वल टू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब तो सर कैपेसिटेंस में कोई चेंज आया ही नहीं जब आपने दोनों चीजों को आधा कर दिया तो, और दोनों चीजों को आधा कर दिया तो कोई चेंज नहीं आया, जिसका मतलब डबल तो नहीं हुई है सर, आपके पास अनचेंज्ड रहेगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कैपेसिटेंस इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अच्छा सर, और क्या दिया नेट 1 वालों ने आज, इन्होंने क्या है भाई आपके पास, इफ डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल्स a cos ओमेगा t, ठीक हो गया, देन वेलोसिटी इज, सही है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई हमारे पास मेरे बेटे क्या, a cos ओमेगा t, डन हो गया सर। अब ये कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल के दिखाओ। अरे बच्चों मैथ्स लगाते हैं सिंपल सी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है सर, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए मैं काम करता हूं, मैं दोनों साइड्स पे d बाई डी टी लगा देता हूं, तो यहां पे भी d बाई डी टी लग गया और यहां पे भी d बाई डी टी लग गया आपके पास a cos ओमेगा t के साथ, डन हो गया सर। अब dx अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है, डेरिवेटिव लगाया इसके ऊपर, हमारे पास एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकल गया डेरिवेटिव से, cos ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन, ठीक है, और आगे डेरिवेटिव एंगल का, एंगल में ओमेगा t का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा मेरे बेटे, अच्छा पहले तो ओमेगा टी आ गया और आगे कौन आ जाएगा हमारे पास, एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल इक्वेशन। तो वेलोसिटी को थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, अब माइनस पहले लगा दिया, a आ गया, फिर ओमेगा आ गया, फिर कौन आ गया हमारे पास, साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी व्हिच वी कैन फाइंड यूजिंग द डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, प्लस वाले तो दोनों काट दो, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विच इज ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक हो गया भैया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। अगले सवाल में नस्ट वालों ने आज आपसे पूछा, कह रहे इफ बोथ वोल्टेज एंड चार्ज आर डबल्ड, दोनों को डबल कर दो, वोल्टेज को भी चार्ज को भी, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम्स, डी ब्रोगली की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है भैया, डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि आपके पास, चूंकि आइंस्टाइन साहब कह रहे थे कि हर वेव जो है वो एक पार्टिकल है, तो डी ब्रोगली ने बोला भाई इस तरह से तो हर पार्टिकल भी एक वेव होगा, अगर हर पार्टिकल एक वेव है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो कितनी होगी, वो वेवलेंथ आपके पास हो जाएगी भैया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच डी ब्रोगली हैज गिवन टू अस। अब यहां पे जो वेलोसिटी आ रही है, वो वेलोसिटी आपके पास चार्ज पार्टिकल की कैसे निकाली जाती है, वो बराबर होती है सर 2 टाइम्स ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास। नाउ रिमेंबर वन थिंग, देखो मेरे बेटे, अगर किसी नंबर को उसी के रूट से डिवाइड करोगे तो आंसर उसी का रूट आ जाएगा, किसी भी नंबर को करके देख लो आप इस तरह से, तो आपके पास आंसर उसी का रूट आ जाएगा। तो m अपॉन रूट m क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट m। जब अंडर रूट m हो जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, h, 2 एज इट इज रहा, चार्ज एज इट इज रहा, ठीक है, m अपॉन रूट m क्या हो गया, अंडर रूट m जो कि मास इसके अंदर चला जाएगा, और वोल्टेज। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले का मैं क्या करूं सर, अचार डालूं, नहीं ना, सवाल सॉल्व करो। कह रहे वोल्टेज और चार्ज दोनों डबल कर दिए, दोनों, अगर दोनों डबल कर दिए तो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा डैश, कितनी हो जाएगी देखो, h अपॉन अंडर रूट, चार्ज भी डबल कर दिया 2q कर दिया, और वोल्टेज भी डबल कर दिया आपने 2 वोल्टेज कर दिया, सही है। तो ये 2 और 2 4 बनेगी, और 4 का रूट 2 होता है, वो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर पीछे क्या बच जाएगा आपके पास मेरे बेटे, 2mq वोल्टेज, जो कि बराबर है आपके पास ओरिजिनल डी ब्रोगली वेवलेंथ के। तो इसका मतलब आपकी लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ लैम्डा, या हम ये कहेंगे कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ को कितना फर्क पड़ेगा, कि वो आधी रह जाएगी हमारे पास। अगर आधी रह जाएगी तो सेम तो नहीं हो सकता सर, क्या कहना पड़ेगा हम लोगों को कि भैया ये रह जाएगा आपके पास हाफ, ठीक हो गया। आओ चेक करते हैं आगे क्या दिया भाई नेक्स्ट वालों ने, और कह रहे व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज, अगेन सेकंड ईयर का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से आ गया आपके पास सवाल। कह रहे प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर को क्या होगा, अरे सर आइडियल गैस इक्वेशन जिंदाबाद, PV is equal to nRT। तो आपके पास प्रेशर को अगर मैं डबल करूंगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल। इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा आपके पास सर, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होगा, इट विल बी ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ठीक है।
और क्या दिया सर नेक्स्ट वाले ने, वो भी दिखाइए। अच्छा जी देखिए, कह रहे हैं बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कोई सा भी ट्रांजिस्टर क्यों ना आ जाए मेरे बेटे, वो ट्रांजिस्टर या तो पीएनपी होता है या एनपीएन होता है, यानी कि एक आपके पास बाइस्ड ऑब्जेक्ट, दो ऑपोजिट बाइस्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में सैंडविच किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर पीएनपी हो या एनपीएन हो, बीच में हमेशा कौन होती है, बेस, ठीक है। सबसे हेवीली डोप्ड कौन होता है हमारे पास, एमिटर, और सेकंड हेवीली डोप्ड कौन होता है हमारे पास, कलेक्टर। तो दीज आर एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अगर ये कंपोनेंट्स हैं ट्रांजिस्टर के हमारे पास, तो क्या कह रहे हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस पे कंसिस्ट करता है, एनोड कैथोड ग्रिड पे, बेस एमिटर, अरे सर बेस एमिटर कलेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ये तो बहुत ही कोई बच्चों वाला एमसीक्यूज है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। एंड दिस इज अनदर एमसीक्यूज फ्रॉम सेकंड ईयर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आओ देखें और क्या चल रहा है भाई आपके पास नेट 1 में। कह रहे हैं इफ ए इज 0 एंड बी इज 1, ए क्या है हमारे पास, ए कौन है हमारे पास, अंडा है, और बी कौन है हमारे पास, 1 है। कह रहे हैं आपके पास एंड द आउटपुट इज 0, आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन द गेट इज, कौन सा गेट होगा, ए एंड होगा। एंड का मतलब सर मल्टीप्लाई होता है, डॉट ए डॉट बी, 0 1 0, तो सर सही है। एंड गेट के अंदर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, जबकि और में प्लस होते हैं तो 0 + 1 1 हो जाएंगे। तो इस वजह से और गेट तो नहीं हो सकता, और एक करेक्ट ऑप्शन हो चुका, तो नीचे और जाने की जरूरत है नहीं। आओ देखें आगे क्या चल रहा है आपके पास। अच्छा भाई इस सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर टावर, एक बॉल है जिसको हम लोगों ने 20 मीटर के एक टावर से आपके पास नीचे फेंका है, सही है। तो आपके पास यहां से खड़े हुए आपने क्या करी, बॉल को नीचे फेंक दी। बॉल की जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है आपके पास, 20 मीटर्स। डन हो गया सर। अब ये कह रहे हैं बताओ ये जो बॉल नीचे गिरेगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मेरे बेटे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की अगर आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है हमेशा, तो याद रखिएगा उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं v = √2gh, जिसमें आपके पास 2 तो एज इट इज आ गया, g को 10 ले लेते हैं। हाइट कितनी दी हुई आपको, 20। अच्छा सर डन हो गया। 20 10 से होते हैं 200, 200 2 से होते हैं 400, और 400 का रूट निकलता है 20। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास स्पीड का जिससे वो गिरने वाली है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी सर, 10? नहीं सर, ऑप्शन बी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो दीज आर सम ऑफ द एमसीक्यूज व्हिच आर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन टुडेज नेट 1 पेपर। आपके पास आपका जो मेरे बेटे 29 नवंबर को आज आफ्टरनून और मॉर्निंग शिफ्ट्स में हमें क्वेश्चंस मिले जो हम लोगों ने रिसीव किए स्टूडेंट्स के थ्रू। दीज आर ऑल दोस क्वेश्चंस जो कि मिक्सचर है, कुछ फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स का, कुछ सेकंड ईयर के टॉपिक्स का, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सवाल भी देखे। हम लोगों ने देखो ये वाला आपके पास, इसको हम लोग डायनेमिक्स या वर्क सॉरी काइनेमेटिक्स या वर्क पावर एनर्जी में भी काउंट कर सकते हैं आपके पास। पीछे हमने वेक्टर्स के सवाल देखे, इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल देखे, ट्रांजिस्टर के दो आप लोगों के पास। तो इन तमाम चीजों की मेरे बेटे जो तैयारी होती है, अब आप खुद समझ सकते हो कि नेक्स्ट के पेपर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, हर टॉपिक को कवर करना है आपने। क्योंकि नेक्स्ट ने कह दिया है ना भाई कि हमारे टेस्ट में आपके पास कंप्लीट इंटरमीडिएट सिलेबस आना है। तो अगर कंप्लीट इंटरमीडिएट सिलेबस आता है तो आपने ऑब्वियसली बात है किसी भी टॉपिक को ये नहीं समझना कि ये कम इंपॉर्टेंट है। आपके पास हर एक टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो मैथ्स के सब्जेक्ट से आ रहा हो, चाहे वो फिजिक्स के सब्जेक्ट से आ रहा हो, चाहे वो इंग्लिश के सब्जेक्ट से आ रहा हो। ठीक है, आओ देखते हैं आज हमारे पास 29 नवंबर वाले पेपर में और क्या क्या सवाल देखने को मिले। कह रहे हैं द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज नॉट 100%। कार्नोट की भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती इवन दो वो आइडियल इंजन है। पता है क्यों नहीं हो सकती? देखते हैं। ए, हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इनटू वर्क। यही तो हमारा मेरे बेटे मुद्दा है कि जितनी भी हीट हमारे पास एक रिजर्वायर को दी जाती है वो उसको कंप्लीट एक हॉट रिजर्वायर से हीट जो हमारे पास सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है वो सिस्टम हमारा कंप्लीटली उस हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो कुछ ना कुछ हीट जाया करेगा, कुछ ना कुछ हीट सिंक को निकालेगा, तभी वो वर्क करेगा। इसको हम लोग केल्विन स्टेटमेंट भी कहते हैं आपके पास। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है भैया? 100% क्यों नहीं हो पा रहा है सर? क्योंकि हीट जो है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। और आपका जो वर्क होता है वो पता है इक्वल भी किसके होता है? हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट एग्जॉस्ट। कि आपके पास कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई और कितनी जाया हो गई, कितनी बाहर निकाल दी गई सिंक में, उसको डिफरेंस निकालते हो तो पता लगता है भाई कि कितना वर्क हुआ आपके पास। जिसका मतलब हीट कैन नॉट बी इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितना भी वर्क मिल रहा है, जितना भी यूजफुल आपको काम मिल रहा है उस मशीन से, वो सारा का सारा जितना इनपुट दिया था उससे कम ही मिलेगा। तभी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% से कम रहेगी हमारे पास। ठीक हो गया। और देखें आगे क्या आपके पास 14 कह रहे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी इज। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ए और बी,
ठीक है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी के बराबर होगा सर। पहली बात तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, फिर आता है साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर बोल रहे हैं ना, तो 90 डिग्री। और साथ ही साथ इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो आता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपके पास, क्योंकि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर निकलता है वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द इनिशियल वेक्टर्स ए एंड बी। अब आओ देखें सवाल क्या कह रहा है। कह रहे स्केलर इक्वल टू, सर स्केलर तो नहीं निकलने वाला, क्रॉस प्रोडक्ट में तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर निकलेगा। बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी, जी हाँ सर, मैग्नीट्यूड ए बी बनेगा ना, कैसे? sin 91 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना बच जाएगा? सिर्फ ए बी, और एक यूनिट वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। और आगे क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर टू बोथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ए बी होगा और डायरेक्शन क्या होगी कि वो दोनों वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर होगा आपके पास। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तो ये हो गया हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी मेरे बेटे आपके पास किसी भी टॉपिक के अंदर जाके उसकी जो डिटेल्स होती है या फिर उसकी जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी डेप्थ में जाके भी सवाल निकाल के आ सकते हैं, सच एज दिस वन। ठीक है, आओ आगे देखें और क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं द परसेंटेज ऑफ बैंड्स फिल्ड इन अ सिंपल बैंड मॉडल। देखो आपके पास दो तरह के बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होते हैं। ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के अंदर, सही है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है कितने बैंड्स फिल्ड है तो कैसे निकालेंगे? अरे यार बच्चों वाला सवाल है, किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बैंड्स की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास जितने भी फिल्ड बैंड्स हैं, ठीक है, इसी की परसेंटेज निकालनी है ना, फिल्ड बैंड्स को डिवाइड कर दो अपने पास किससे? टोटल बैंड से। टोटल जितने भी बैंड्स हैं वहां पे मौजूद फिल्ड प्लस एम्प्टी, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। आ गई परसेंटेज, दैट्स इट, इतना सा काम है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए कह रहा है फिल्ड डिवाइड बाय टोटल, सर यही तो है, तो करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नीचे वालों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर हम लोगों को, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी व्हाट अदर क्वेश्चंस हैज टू ऑफर। कह रहे हैं द एसआई बेस यूनिट फॉर्म ऑफ फेरेड कैपेसिटेंसेस। इस तरह के सवाल भी मेरे बेटे काफी ज्यादा देखे जाते हैं। तो आप लोगों को अपना सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि फिजिकल क्वांटिटीज और ऐसा यूनिट्स के बारे में होता है वो भी बड़ा क्लियर रखना जरूरी है। आओ चेक करते हैं कि फेरेड का बनाएंगे कैसे। सर फेरेड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। कैपेसिटेंस खुद बराबर होती है चार्ज अपॉन वोल्टेज के, तो फेरेड का यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास? कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और वोल्ट का क्या होता है हमारे पास? जूल पर कूलम। वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम के। क्यों सर? क्योंकि वोल्ट इज एक्चुअली वोल्टेज एंड वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तभी मैंने लिख दिया जूल पर कूलम। कूलम टॉप पे गया, ये हो जाएगा सर कूलम स्क्वायर अपॉन जूल, डन हो गया। कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड, क्योंकि कूलम होता है चार्ज का यूनिट जिसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, तो कूलम होता है एम्पियर इनटू सेकंड। कूलम पे स्क्वायर है, एम्पियर पे भी स्क्वायर आ गया, सेकंड पे भी स्क्वायर आ गया। जूल खुद बराबर होता है न्यूटन मीटर के। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या था जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन, और आगे कौन था? मीटर। अच्छा सर डन हो गया, आसान नहीं हो गए तो। आओ अब इसकी डायमेंशन लिखें, या सॉरी यूनिट्स लिखें। केजी -1 में आ जाएगा ऊपर जाके, मीटर और मीटर कितने हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या लिख देंगे? मीटर -2। सेकंड स्क्वायर सबसे नीचे था, सबसे टॉप पे जाएगा, ऊपर भी एक सेकंड स्क्वायर मौजूद था, ये कितने हो जाएंगे? सेकंड की पावर 4, और एम्पियर स्क्वायर तो प्लस में ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखें सर किसके बराबर आ रहा है? ए, केजी -1 एम। अरे सर ए में ही लिखा हुआ है आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, केजी -1 एम -2 S4 ए स्क्वायर। ठीक हो गया। और सर और क्या आया? ये देखो भाई, और ये आया, कह रहे इफ s इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब, अगर जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब के, जिसमें खुद बता रहे हैं s डिस्टेंस है, t टाइम है। द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स a एंड b आर, a और b की डायमेंशंस क्या होंगी बताओ। देखो बेटा मेरी बात समझना, s किसके बराबर है हमारे पास? AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब के। s का यूनिट है मीटर। देखो आपके पास ये मीटर तभी बन सकता है जब ये दोनों भी मीटर्स बने, क्योंकि मीटर प्लस मीटर ही मीटर के बराबर आता है ना। यूनिट्स में तो हमारे पास हम 2, 3, 4 नहीं लगाते, तो मीटर प्लस मीटर मीटर के बराबर आता है। तो इसका मतलब AT स्क्वायर भी मीटर के बराबर होना चाहिए, सही है, और BT क्यूब भी किसके बराबर होना चाहिए? मीटर के बराबर होना चाहिए। डन हो गया सर। अच्छा अब ए तो हमें नहीं मालूम कौन है, टाइम कौन है? सेकंड, सेकंड पे स्क्वायर लग गया, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।
सिंपल हो गया, ए की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ गई, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, मीटर के लिए लेंथ, टाइम के लिए टाइम -2, डन हो गया। तो ए की डायमेंशन आ गई LT -2। बी की क्या आ रही है चेक करें, बी की आ जाएगी मीटर पर टाइम क्यूब आ जाएगा, टाइम का मतलब सेकंड का क्यूब चला गया वहां पे, तो बी की डायमेंशन क्या आ गई, लेंथ मीटर 1 है, टाइम -3 है, तो ए की डायमेंशन आ रही है LT -2 और बी की आ रही है LT -3। तो करेक्ट आंसर अब देख लो ना क्या है, ए। अरे सर ए ही आ रहे हैं सारे ऑप्शंस, क्या ए की पावर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास LT -2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या LT -3। ठीक हो गया। आओ देखते हैं और क्या चीजें हमारे पास गिवन है। कह रहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है उसे क्या कहते हैं। देखो बेटा अगर तुम्हें नहीं याद तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आर क्रॉस पी के। अगर मैं दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर दूं ताकि रेट ऑफ चेंज निकाल सकूं, तो एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके बराबर आया, देखो आर क्रॉस मोमेंटम ओवर टाइम, मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू फोर्स एंड आर क्रॉस फोर्स, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, ये हमारे पास बनता है किसके बराबर, टॉर्क के। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, टॉर्क के। तो अब सवाल देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, नहीं सर, ऑप्शन बी टॉर्क के इक्वल है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आओ और क्या दिया सर आज के पेपर में नेट 1 वालों ने, वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं एन एलिमेंट बिकम्स 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, कितना हो चुका है, 1/64 हो चुका है हमारे पास अपनी ओरिजिनल अमाउंट का एक एलिमेंट। ठीक हो गया सर, क्या पूछ रहे हैं, और कितनी देर में हुआ, 30 सेकंड्स में हुआ। तो आप ही बताइए कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। अच्छा जी बता देते हैं, देखो हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा हो जाना। अब ये 1/64 तक हो चुका है, 1/64 का मतलब आधा कितनी दफा हुआ होगा, ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 is 64 मेरे बेटे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई हमारे पास, सबसे पहले तो 6। तो ये जो आपके पास 2 की पावर होती है, इसने मुझे बता दिया कितनी हाफ लाइफ आ गई है, 6। अब समझो बेसिक हो गया सवाल, 30 सेकंड्स में कितनी हाफ लाइफ आ गई, 6 हाफ लाइफ आ गई हैं। तो एक हाफ लाइफ कितने की होगी सर, 6 को मान ले जाए, डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 30/6, 6 1 6, 6 5 30। तो आंसर विल बी 5 सेकंड। तो एक हाफ लाइफ कितने की हो जाएगी मेरे बेटा, आपके पास सिंपली 5 सेकंड्स की। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 30 सेकंड्स, नो सर 10 गलत, ऑप्शन सी 5 सेकंड्स इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर, कि जो हाफ लाइफ होगी इस तरह के एलिमेंट की वो हो जाएगी हमारे पास 5 सेकंड्स। ठीक है, आओ देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v। अच्छा सही है सर, कह रहे हैं रेडियस बिकम्स r/3 एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इन्होंने ब्रैकेट में डाल के दिया है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा काम आने वाला है। कह रहे हैं इट्स लीनियर मोमेंटम बिकम्स, कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम बराबर रहेगा उसका, लेकिन रेडियस 3 गुना कम हो चुका है। अगर एंगुलर मोमेंटम बराबर रहेगा तो समझना, एंगुलर मोमेंटम बराबर रहने का मतलब mvr जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल भी होना चाहिए। फाइनल मास तो चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी और रेडियस अगर चेंज हुआ है तो ये हमें देखना पड़ेगा कितना चेंज हुआ है। रेडियस के बारे में तो उन्होंने खुद बोला r/3 हो चुका है, कितना हो चुका है, r/3 हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये r/3 हो चुका है तो देखो m और r कैंसिल, सही है, v डैश किसके बराबर हो जाएगा, 3v के। इसका मतलब वेलोसिटी 3 गुना बढ़ गई होगी, रेडियस अगर 3 गुना कम हुआ है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 3 गुना बढ़ गई होगी हमारे पास। सिंपली अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़ गई तो पहले मोमेंटम था सर mv, अब कितना हो जाएगा mv डैश, mv डैश का मतलब v तो सर 3 गुना बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये 3mv हो जाएगा, और mv तो इनिशियल मोमेंटम था, तो इसका मतलब मोमेंटम कितने गुना चेंज हो गया आपके पास सर, 3 गुना चेंज हो गया। तो रेडियस को अगर 3 गुना कम करोगे तो लीनियर मोमेंटम 3 गुना बढ़ जाएगा आपके पास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, नहीं सर सेम भी नहीं है, 3 टाइम्स। ऑप्शन सी विल बिकम आवर करेक्ट आंसर, कि 3 गुना आपके पास लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, आओ देखते हैं और क्या दिया हुआ है आपके पास। अच्छा जी, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अंडर अ सेंट्रल रेडियल फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, किसके अंडर, एक सेंट्रल रेडियस फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, सेंट्रल रेडियस फोर्स मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ से लग रही होगी, सिंपल सी बात है, इस पे बीच में बनाना चाहिए था, बहुत नीचे बन गया। खैर कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। कह रहे हैं विच डज नॉट हैपन, क्या नहीं हो रहा होगा, ए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी क्या, जी सर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, क्योंकि टेंजेंट टू दैट पॉइंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही होगी। ये कह रहे हैं कि चेंज हो रही होगी, तो डज नॉट हैपन ये तो नहीं होता। ठीक है, इनमें से क्या नहीं होता, ये तो हो रहा है ना, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। सुनो बेटा
सवाल में क्या बोला? कांस्टेंट स्पीड। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे भी स्पीड आती है, स्पीड तो यूनिफॉर्म हो गई है, मास भी यूनिफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये कह रहे चेंज होगी, अरे नहीं सर कांस्टेंट होगी, तो क्या नहीं हो रहा? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास? कांस्टेंट रहेगी आपके पास। ठीक हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस जो है ये नहीं हो रहा है, तो डज नॉट हैपन पूछा था, मैंने करेक्ट आंसर किसे मार्क कर दिया आपके पास? ऑप्शन बी को मार्क कर दिया इस वजह से। चलें और दिखाएं सर क्या सवाल आया आपके पास। कह रहे टू रिड्यूस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, पावर लॉसेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम पावर लॉसेस को कम करना चाहते हैं तो मेरे बेटे एक बेसिक सा फॉर्मूला समझना। पावर लॉस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, तो अगर पावर लॉसेस को कम करना है तो करंट कम करना पड़ेगा। करंट कम कैसे होता है? करंट कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो आपके पास ज्यादातर पता है फिर क्या किया जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, पतले वायर यूज करते हैं, और उन पतले वायर्स में हाई वोल्टेज पे करंट गुजारते हैं। दो फायदे होते हैं आपको, पावर लॉसेस कम हो जाते हैं, तो दूसरा फायदा क्या होता है? पतला तार यूज करोगे, कॉस्ट बचेगी तारों की, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है आपको ये मेथड। तो पावर ट्रांसमिशन हमेशा हाई वोल्टेज पे की जाती है। हमेशा याद रखना कि अगर पावर लॉसेस बढ़ाने हैं तो करंट कम करना पड़ेगा, और आपके पास वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा, करंट को इंक्रीज नहीं, करंट तो कम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज वोल्टेज। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जो आपके पास पावर ट्रांसमिशन की जा रही होती है, ये पावर ट्रांसमिशन की जा रही होती है आपके पास हाई वोल्टेज के ऊपर। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं ऐसा ही बेस यूनिट्स बनाओ टेस्ला के। पीछे उन्होंने बोला था कैपेसिटेंस के बताओ, आप टेस्ला के बनाते हैं, कोई मसला नहीं सर। टेस्ला खुद जो है सर वो बराबर किसके होता है ये देख लें। टेस्ला बराबर होता है भैया न्यूटन पर एम्पियर मीटर के। न्यूटन खुद बराबर होता है सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड में कौन आ गया हमारे पास? एम्पियर मीटर। मीटर ने मीटर को काट दिया तो ये आ गया किलोग्राम, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा S-2, एम्पियर ऊपर जाके बन जाएगा एम्पियर -1। तो दिस इज द यूनिट ऑफ टेस्ला, द एसआई यूनिट ऑफ टेस्ला। तो सर ये तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ नजर आ गया मुझे, किलोग्राम, सेकंड स्क्वायर इनवर्स एंड एम्पियर इनवर्स। ठीक है, आओ देखें और क्या दिया नेट वन में आज के दिन भाई आपको ये सवाल भी नजर आता है जो कि एटॉमिक फिजिक्स से ताल्लुक रखता है। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। सेकंड ऑर्बिट में उसका रेडियस होगा सर आपके पास, रेडियस का फॉर्मूला होता है n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकंड रेडियस में n2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और 0.53 एंगस्ट्रॉम को मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए a लिख देता हूं। सही है, अपनी आसानी के लिए a लिख देता हूं। सिमिलरली मुझे जब 34 शेल का रेडियस निकालना है तो वो हो जाएगा n², 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो जाएगा 16, और 0.53 एंगस्ट्रॉम की जगह मैं a लिख देता हूं। सवाल क्या पूछ रहा है? द न्यू रेडियस कंपेयर टू द ओरिजिनल इज, न्यू रेडियस कंपेयर टू द ओरिजिनल इज। देखो ये 4 है, ये 16 है, आओ कंपेयर करते हैं इन दोनों को। कंपेयर करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो 16 अपॉन 4 है, a ने a को काटा, 4 1 4, 4 4 16, इसका मतलब 4 गुना बड़ा हो चुका है आपके पास जो नया रेडियस है, 4 गुना बड़ा हो चुका है। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें सिंपली, ये हो जाएगा 400% आपके पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 50 नहीं सर, 200 भी नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400%। ठीक हो गया, आओ चेक करें भाई आगे। और सवाल जो भाई आज हमारे पास नेट वन में देखा गया, क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन। इंड्यूस्ड ईएमएफ इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करती? तो फैराडे के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है मेरे बेटे, वो डिपेंड करती है किन किन फैक्टर्स पे? वो करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, फ्लक्स के चेंज पे, बल्कि एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। ठीक है, तो जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना तेजी से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा ज्यादा से ज्यादा आपके पास। ठीक हो गया सर, और फ्लक्स खुद जो है ये फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे और एरिया पे। सही हो गया सर। अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई किस पे डिपेंड नहीं करता? ए कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस पे तो सर डायरेक्टली करता है। फैराडे का लॉ ही है कि व्हेनेवर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। सही है, तो इस पे तो कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एरिया, फ्लक्स खुद एरिया पे डिपेंड करता है, तो इस पे भी कर रहा है। सी, सर्किट रेजिस्टेंस, कहीं नजर आ रहा है इस पूरे फॉर्मूले में रेजिस्टेंस? नहीं सर। नंबर ऑफ टर्न्स तो आ रहा है, तो इस पे तो डिपेंड कर रहा है, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? इसका मतलब सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती कि कितनी ईएमएफ या कितना करंट आपके पास इंड्यूस होगा उसके अंदर। सही हो गया, अब आगे देखें और क्या क्या दिया गया है आपके पास। कह रहे इन विच ट्रांजिस्टर इज द एमिटर एन टाइप
कौन से ट्रांजिस्टर में एमिटर एन टाइप होता है? सर ये तो अब आप कोई 2-3 सवालों में पीछे बता चुके हैं कि दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, एक पीएनपी है, एक एनपीएन है। ठीक हो गया, एक पीएनपी और एक एनपीएन है। इसमें ये बात याद रखना, बीच वाला बेस है, ठीक है, बाकी साइड जो आपके पास वो क्या होती है, एमिटर होती हैं, और क्या होती है हमारे पास, कलेक्टर होती हैं। सिमिलरली एनपीएन में जो पी होगा वो क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस, जबकि एन क्या हो जाएंगे हमारे पास, एमिटर भी हो जाएंगे आपके पास और कलेक्टर भी हो जाएंगे। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि कौन से ट्रांजिस्टर में एमिटर एन टाइप है, एन टाइप। तो एमिटर पी टाइप तो पीएनपी में है और एन टाइप किसमें है सर, आपके पास एनपीएन में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीएनपी में? नहीं सर, ऑप्शन बी एनपीएन के अंदर। तो एनपीएन के अंदर आपके पास जो मेरे बेटे एमिटर होता है दैट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर यू। ओके हो गया सर। और दिखाएं आपके पास क्या सवाल दिए गए। तो और अगर हम लोग देखते हैं भैया क्या सवाल है, कह रहे हैं एसी टू डीसी कन्वर्जन इज डन बाय, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हमें क्या यूज करना पड़ता है। तो एक बात याद रखनी है बेटा, अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल आ रही है तो उसको हम लोग एक डायोड से गुजारते हैं और डायोड से गुजारने के बाद उसकी जो पल्सुएशन, अगर एक डायोड से गुजारोगे तो हाफ वेव रेक्टिफाई होती हुई जाएगी। अगर हमारे पास हम लोग दो डायोड के सेटअप से गुजारते हैं इसको, ठीक है, तो आपके पास फुल वेव रेक्टिफाई होती हुई जा रही होती है। और डायोड के सेटअप के साथ ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं स्टेप डाउन, तो आपके पास फुल वेव रेक्टिफाई होती हुई जा रही होती है। एनीवेज, रेक्टिफिकेशन का मतलब ही क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। और ये रेक्टिफिकेशन कौन करके देते हैं हम लोगों को, ये करके देते हैं रेक्टिफायर विच इज अ डायोड। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। और वो करके कौन देता है हम लोगों को, एक डायोड करके देता है, एक पीएन जंक्शन करके देता है। तो ट्रांसफार्मर नहीं करके देता, ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सर, रेक्टिफायर करके देता है, जो कि होता है हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड। तो अ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी और अ डायोड इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस मेरे बेटे जो कि आज के पेपर में आपके पास ज्यादातर देखे गए। ये तमाम वो क्वेश्चंस थे जो कि नेक्स्ट के आज हमारे पास डे 8 के पेपर में मेरे बेटे 29 नवंबर के पेपर में आपके पास ऑब्जर्व किए गए थे, जो बच्चों ने हम लोगों को भेजे। और साथ साथ ये भी बताते गए बच्चे कि आपके पास ज्यादातर आपके पास आज के दिन में नोट किया गया कि सेकंड ईयर के क्वेश्चंस आपके पास थोड़े ज्यादा हैं। सेकंड ईयर के टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा आपके पास समझ लें कि वो जो क्वेश्चंस थे वो बच्चों की स्क्रीन पर ज्यादा अपेयर हो रहे थे। तो आपके पास फिर वही बात समझाने का मकसद क्या है कि भैया अगर नेट में ट्राई करनी है तो आपने कंप्लीट कोर्स करना है। ये कोई नहीं कि भाई फर्स्ट ईयर कर लें या सेकंड ईयर कर लें या नेट वन जो सिर्फ फर्स्ट ईयर बेस्ड होता है। ये सारी मिथ्स बेकार की मिथ्स है मेरे बेटे। इन सारी मिथ्स को तोड़ो, अपनी ईकेट की अच्छी तैयारी करो। और अगर मेरे बेटे आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो और इसको समझते हैं कि आप लोगों को कोई बेहतर चीज या फिर आपको कोई काम की चीज ऐसी दी गई है जो कि आपको नेट वन में हेल्प करने वाली है, या हो सकता है नेट 2, 3, 4 अगर आपने प्लान किया हुआ करने के लिए, तो उसके लिए मेरे बेटे मैं आपको ये चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसी जगह से तैयारी जरूर शुरू कीजिए जहां पे आपके पास आपकी तैयारी को प्रायोरिटी दी जाती है और आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे इस वक्त अभी अगर मैं फिर से बताता चलूं आप लोगों को बेटा, तो हमारे पास नेट वन में वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिन्होंने आपके पास नेट वन से पहले नेट वन के लिए कोर्स कंप्लीट करवाया था इंटरमीडिएट का आपके पास। तो अगर आप लोग इसी तरीके से बेटा नेट 2, 3 और 4 में अच्छी पोजीशंस लेना चाहते हो, नेस्ट की मेरिट लिस्ट में एक अच्छा रैंक, एक अच्छी मेरिट पोजीशन चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड यू टू ज्वाइन द बैच एंड स्टार्ट विद आवर क्लासेस वेयर यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अस। हर क्लास के साथ आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, हर क्लास के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, प्रैक्टिस शीट्स के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड तक किए जाते हैं। फिर हर दूसरे वीक आपका मेरे बेटे टेस्ट लिया जाता है और साथ ही साथ उस टेस्ट का आपको रिटन और वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोगों को जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप उनको ठीक कर सको अपने पास, ठीक है। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब आता है, तो उस यूनिवर्सिटी का, जैसे अभी नेट वन से पहले हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के बैच के स्टूडेंट्स के मेरे बेटे मल्टीपल फुल लेंथ पेपर्स जो कि नेस्ट के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग थे, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग थे, उतने ही टाइम के अंदर आपके पास उनको टाइम बाउंड करके टाइम मैनेजमेंट तक सिखाई हम लोगों ने अपने एफएलपीस के जरिए। तो दैट्स व्हाट यू गेट इन द बैच। तो अगर आप लोग मेरे बेटे एक अच्छी तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग उन पोजीशन होल्डर्स में से बनो जो कि आपके पास अच्छी पोजीशन लेके अपनी डिजायर्ड डिपार्टमेंट्स, डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचते हैं, तो मेरे बेटे आई वुड रिकमेंड यू टू ज्वाइन आवर बैच, ज्वाइन द बैच ऑफ पीकेएम एंड मैथ्सफ्लिक्स। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और यहां पे मुझे फिर मेरे बेटे दीजिएगा इजाजत। सैयद हंजला बुखारी को अल्लाह हाफिज। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर अगर आपके नेट वन में जो भी स्कोर आया, नेट टू की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट वन में स्कोर कम आना एक नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है,
किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा या कम नहीं आता। आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीकडेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा, ये हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाअल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन 400 पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीस कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है। तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया? तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा हैं। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना? मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार, प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ई कैट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, बी कैट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो एमडी कैट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती है। ये पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई
लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलग से, जो नॉर्मल क्लास का अलग है, नॉर्मल क्लास का अलग है, और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर, तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलग होंगी, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलग होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलग होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलग है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलग है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में। क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो, वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ये फीचर्स यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मेहरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।